नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस YouTube सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि हम एसएससी 2025 की परीक्षाओं के लिए यहां पर एक सीरीज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें जीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं। और हमने पिछले जो हमारे 3 सेशंस हुए हैं, 3 क्लासेस हुए हैं, उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री से ही रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए थे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि गुप्त काल के बारे में। उसके अलावा वर्धन डायनेस्टी, या जिसे हम पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं, और साथ में महान चोल साम्राज्य या चोला एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये लीजिए, सबसे पहला सवाल आज का इस सेशन का आपके सामने ये रहा। रुद्रसेन सेकंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मैरिड प्रभावती गुप्त, द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? अब दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य का सबसे ज्यादा महान रूलर और द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉस, गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक ही किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को माना जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल की अगर हम बात करें, ये समुद्रगुप्त का दूसरा पुत्र था और लगभग इसने 380 ईस्वी से लेकर 413 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य में शासन किया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री हुआ करती थी, इसी की बेटी हुआ करती थी, जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त के ही द्वारा एक अभिलेख लिखवाया गया, जिसे कहा जाता है पुणे कॉपर एडिक्ट या पूना ताम्रलेख। और इसी पुणे कॉपर एडिक्ट या पूना ताम्रलेख से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। और जो रुद्रसेन द्वितीय था वो वाकाटक राजवंश का शासक हुआ करता था, वाकाटक वंश का शासक हुआ करता था। अगर हम वाकाटक वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो आप जानते हैं इसकी स्थापना विंध्य शक्ति नामक एक शासक के द्वारा की गई थी। इसका संस्थापक विंध्य शक्ति था। और वाकाटक वंश ने मध्य भारत और पश्चिमी भारत में शासन किया था। इसी का राजा था रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन द्वितीय, जिसने विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से, जिसके बारे में जानकारी हमें प्रभावती गुप्त के पुणे कॉपर एडिक्ट या पूना ताम्रलेख से चलती है। यहां पर ऑप्शन दिए हैं पुष्यभूति। तो आप जानते हैं पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी वर्तमान में हरियाणा का थानेसर नामक स्थान हुआ करता था, जिसे उस समय थानेश्वर कहा जाता था। इसके बाद चालुक्य भी दिया है। तो आप जानते हैं पुलिकेशिन प्रथम के द्वारा दक्षिण भारत में कर्नाटक के बीजापुर के पास ही बादामी नामक स्थान पर चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। एक चालुक्य वंश गुजरात के अनहिलवाड़ में भी शासन किया करता था, जिन्हें सोलंकी वंश भी कहा जाता था। और अगर हम पल्लव डायनेस्टी की बात करें तो आप जानते हैं पल्लवों का शासन कांचीपुरम में हुआ करता था, लेकिन वाकाटक राजवंश का ही शासक हुआ करता था रुद्रसेन सेकंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वाकाटक डायनेस्टी। अगला सवाल देखिए, द डैश वर tributary chiefs of the Gupta dynasty, they established an independent kingdom in western India. Dhruv Sen II was the most important ruler of this kingdom. डैश गुप्तों के सहायक प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और ध्यान रखेंगे, ध्रुव सेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था। अब यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है मैत्रक, दूसरे ऑप्शन में दिया है मौखरी। तो मौखरी राजवंश उत्तर प्रदेश के कन्नौज में शासन किया करता था। मौखरी वंश का ही राजा गृही वर्मन हुआ करता था, जो कि सम्राट हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का पति हुआ करता था। अगला दिया है पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति वंश, इनकी राजधानी उत्तर भारत में थानेश्वर हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में है।
इसके बाद दिया है गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहारों का संबंध गुजरात राजस्थान से जरूर था, लेकिन कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद इन्होंने भी शासन कहां पर किया था? कन्नौज पर। कन्नौज इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो कहने का मतलब यह है, इनमें से पश्चिमी भारत की कोई भी डायनेस्टी या कोई भी राजधानी नहीं थी। पश्चिमी भारत की जो डायनेस्टी थी दैट वाज नोन एज मैत्रक, उसे मैत्रक कहा जाता था, जिन्होंने गुजरात के वल्लभी नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। ये शासन किया करते थे वल्लभी, गुजरात में। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैत्रकास या मैत्रक। ये सामंत हुआ करते थे, गुप्त साम्राज्य के अधीन ही शासन किया करते थे। इन्हीं का सबसे महत्वपूर्ण शासक और सबसे प्रसिद्ध शासक ध्रुवसेन सेकंड हुआ, ध्रुवसेन द्वितीय हुआ। और ध्यान रखेंगे, जो ध्रुवसेन सेकंड था, ध्रुवसेन सेकंड ही वॉज कंटेम्परेरी टू हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन का समकालीन हुआ करता था। और ऐसा माना जाता है, चीनी यात्री हुएनसांग का नाम आपने सुना होगा। सम्राट हर्षवर्धन के ही शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री, एक चाइनीज ट्रेवलर आया था जिसका नाम था हुएनसांग। और ध्यान रखेंगे, इसी हुएनसांग के द्वारा ऐसा बताया गया है कि जब सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग में या इलाहाबाद में एक बैठक बुलाई गई थी, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ध्रुवसेन सेकंड भी पहुंचा था या ध्रुवसेन द्वितीय भी उसमें सम्मिलित हुआ था। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज मैत्रक। अगला सवाल देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश? निम्नलिखित में से कौन बृहत कथा कोश के लेखक थे? सबसे पहले ऑप्शन में दिया है दंडिन, उसके बाद दिया है भवभूति, उसके बाद दिया है क्षेमेंद्र, और ऑप्शन डी में दिया है हरिशेन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हरिशेन के ही द्वारा लिखी गई है बृहत कथा कोश। हु वॉज हरिशेन? हरिशेन वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सबसे पराक्रमी शासक माना जाता है समुद्रगुप्त को। उसी समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन हुआ करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न हुआ करते थे उनमें से भी एक हरिशेन हुआ करता था। और आप जानते हैं, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भाई समुद्रगुप्त को ही तो इतिहासकार वी.ए. स्मिथ यानी कि विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा क्या कहा गया है? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी तुलना प्रसिद्ध फ्रांसीसी शासक नेपोलियन बोनापार्ट से की गई है। वो नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस में अपने आर्मी मिशन या सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, और भारत में अपने सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध था समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। उसके बाद इसने एक अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था, और अपने ही कोर्ट पोएट हरिशेन को समुद्रगुप्त ने नियुक्त किया था कि जाइए और जाकर प्रयाग स्तंभ में, वो प्रयाग स्तंभ जो कभी ओरिजिनली सम्राट अशोक का हुआ करता था, उसमें मेरी विजयों का वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखेंगे, हरिशेन के ही द्वारा समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए क्या लिखी गई है? प्रयाग प्रशस्ति। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा है, उसको लिखने वाला भी कौन है? उसका दरबारी कवि, जिसको हम हरिशेन के नाम से जानते हैं। और हरिशेन के ही द्वारा लिखी गई है पुस्तक बृहत कथा कोश। कई सारे सवाल इस कॉन्सेप्ट से आपके बन जाएंगे। जरूरी नहीं है यही सवाल पूछा जाए, आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि बताइए हरिशेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। हरिशेन किसके नवरत्नों में से एक था? चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक। किसने लिखा प्रयाग प्रशस्ति को? हरिशेन ने। किसने लिखा बृहत कथा कोश को? किसने? हरिशेन ने। और हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक का वर्णन किया है? किस शासक की विजयों का वर्णन किया है? तो ही वॉज समुद्रगुप्त। ये कई सारे सवाल हैं जो आपके सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे।
और सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है 2024 में CHSL में, तो स्वाभाविक सी बात है इसी से मिलते जुलते सवाल आने की पूरी संभावना 2025 में आपके एग्जाम में भी रहेगी। अगला सवाल देखिए, कालिदास वॉज अ फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ डैश। कालिदास डैश के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन दिया है कनिष्क, आप जानते हैं सम्राट कनिष्क कुषाण वंश का राजा हुआ करता था 1st सेंचुरी में। लेकिन अगर हम कालिदास की बात करें तो कालिदास तो गुप्त साम्राज्य में हुआ करते थे। अगला है पुष्यमित्र शुंग, जिसने भारत के पहले ब्राह्मण वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद दिया है सम्राट हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का राजा हुआ करता था। लेकिन सवाल है कि कालिदास किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि गुप्त वंश का सबसे महान राजा था। भारत के इतिहास में ये प्रथम शासक माना जाता है, ये फर्स्ट रूलर माना जाता है हु हैड 9 जेम्स इन हिज कोर्ट, जिसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। भारत के इतिहास में अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला सबसे पहला ही शासक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, और माफ कीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। ये गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा भी माना जाता है, और इसी के नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास भी हुआ करते थे। और न केवल कालिदास हुआ करते थे, आप जानते हैं कि भाई कालिदास के अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। अगला सवाल, हरिशेन द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, अभी अभी मैंने आपको बताया प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, हरिशेन ने लिखी। वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर्स, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेन निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि हुआ करते थे। अब हमें समझ में आ गया, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, जिसको कहते हैं भारत का नेपोलियन, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसके द्वारा पराक्रमांक की उपाधि धारण की गई थी, और इसने कविराज की भी उपाधि ली थी, क्योंकि समुद्रगुप्त एक कवि भी हुआ करता था। अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो ही वॉज अ पोएट एंड अ वीणा प्लेयर। समुद्रगुप्त एक कवि भी था और एक वीणा वादक भी था, क्योंकि समुद्रगुप्त के ही सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। और क्योंकि ये एक कवि भी था, इसीलिए इसके द्वारा कविराज की भी उपाधि धारण की गई थी। ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ कविराज। इसके अलावा ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ पराक्रमांक, कहलाता है समुद्रगुप्त। अगले ऑप्शन में दिया है कुमार गुप्त प्रथम, तो कुमार गुप्त चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र हुआ करता था, जो कि महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया करता था। इसी को कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के नाम से जानते हैं। ये वही आदमी है जिसने 413 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। वर्तमान भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी का संस्थापक कुमार गुप्त को ही माना जाता है। इसके अलावा रामगुप्त, जो कि समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा हुआ करता था, जिसके बारे में जानकारी हमें देवी चंद्रगुप्तम नामक उपन्यास से मिलती है। और एक है स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का अंतिम महान राजा माना जाता है स्कंदगुप्त, जिसने हूणों को पराजित किया था। और स्कंदगुप्त ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की दूसरी बार मरम्मत करवाई थी, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अगला सवाल, गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूलर टू अडॉप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बना। दोस्तों आप जानते हैं द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज श्री गुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, और श्री गुप्त ने महाराज या महाराजा की उपाधि धारण की। इसके बाद इसका पुत्र अगला शासक बना, जिसका नाम था घटोत्कच। और अगर हम घटोत्कच की बात करें तो ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की, बट
इसी का पुत्र कहलाया गुप्त साम्राज्य का एक्चुअल फाउंडर यानी कि वास्तविक संस्थापक, जो कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर लगभग 335 ईस्वी तक रहा। जब ये अपने सिंहासन पर बैठा 319 ईस्वी में, तो इसी ने चलवाया गुप्त संवत, इसीलिए हम गुप्त साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत ही कब से मानते हैं? 319 ईस्वी से मानते हैं। इसके पूर्वजों ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, बट ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। इसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई। ये लीजिए, ऑप्शन 1 में दिया है महाराजा धीराज, इसकी उपाधि महाराजा धीराज हुआ करती थी। इसके अलावा महेंद्रादित्य कुमार गुप्त की उपाधि हुआ करती थी। और भारत के इतिहास में सबसे पहला शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ही वॉज चंद्रगुप्त सेकंड। ये भारत के इतिहास का फर्स्ट विक्रमादित्य था। भारत के इतिहास में ऐसे 14 रूलर्स हुए हैं, ऐसे 14 शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड ने, और लास्ट या 14th विक्रमादित्य कौन हुआ है? हेमू, जो कहलाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य। मुगल बादशाह हुमायूं के मरने के बाद जिसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था, जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा माना जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगला सवाल देखिए, द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाहियान visited India during the reign of which of the following Gupta emperors? निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान भारत आया? तो आप जानते हैं जब शासन कर रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से लेकर लगभग 413 ईस्वी तक था, और इसी के शासनकाल में 399 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, और 399 से लेकर 1414 ईस्वी तक लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था। यहां पर ऑप्शन दिए हैं विष्णुगुप्त, तो आप जानते हैं विष्णुगुप्त वॉज लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 335 तक। घटोत्कच की बात करें तो 280 से लेकर 319 तक, यानी कि 399 में आया है चीनी यात्री फाहियान, और उस समय यहां पर गुप्त साम्राज्य में शासन कर रहा था चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल देखिए, द पेंटिंग्स इन द बाग केव्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? बाग गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको बताना है कि जो बाघ की गुफाएं हैं उनका संबंध किस राजवंश से है? सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाघ केव्स हैं, जो बाघ की गुफाएं हैं, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है बाघ केव्स या बाघ की गुफाएं, और ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत आती है 9 रॉक कट केव्स। 9 चट्टानों को, रॉक्स को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है, और ध्यान रखेंगे इनका संबंध या ये किससे संबंधित है? गुप्ता एम्पायर या गुप्त साम्राज्य से। मौखरी राजवंश कन्नौज में हुआ करता था, मौर्य साम्राज्य मगध में हुआ करता था, चोल साम्राज्य दक्षिण तमिल क्षेत्र में हुआ करता था, और गुप्त साम्राज्य संबंधित है किससे? या आप कह सकते हैं कि जो बाघ की गुफाएं हैं उनका संबंध गुप्त काल से है, गुप्त साम्राज्य से है। अगला सवाल, द वकाटक डायनेस्टी वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच गुप्ता एम्परर? वकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? सबसे पहले दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि वकाटक राजवंश का ही शासक हुआ करता था रुद्रसेन सेकंड या रुद्रसेन द्वितीय, और ये जो रुद्रसेन द्वितीय है जो कि वाकाटक वंश का राजा हुआ करता था, इसी का विवाह
चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री से हुआ था जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। तो इसका मतलब है इसका सीधा सीधा संबंध किससे हुआ? चंद्रगुप्त सेकंड से, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड रुद्रसेन सेकंड का क्या हुआ करता था? फादर इन लॉ, ससुर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आपने एक बार भी हिस्ट्री पढ़ी है तो ये सवाल इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है जितने शायद आपको लग रहे हों। ये सवाल बहुत ही कॉमन है, लेकिन बस बशर्ते आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ी हो। वैसे तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट मुझसे हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ सकते हैं, वो पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है एसएससी की परीक्षाओं में। क्योंकि अगर ये समय निकला, भाई देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के थ्रू है ना, मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, लेकिन एक्चुअली सारा का सारा सीक्वेंस, सारा का सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सारी की सारी डायनेस्टीज का ऑर्डर, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने एटलीस्ट एक बार हिस्ट्री पढ़ा होगा, या तो वो बैच लेकर या कहीं से भी, या सेल्फ स्टडी में या किताब से, कहीं से भी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो उन्हें एक बार पढ़नी पड़ेगी। एक बार पढ़ेंगे तभी आपको प्रैक्टिस सेशन में मजा आएगा। मैं तो सारे कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चले जाऊंगा, लेकिन वो आपको सीक्वेंस में तो तभी समझ में आएंगे जब आप बैच में होंगे। अगला सवाल देखिए, इन विच पीरियड इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती फाउंड? सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? अब आप जानते हैं सती प्रथा की शुरुआत भारत में कब से हुई? गुप्त काल से। अगर हम बात करें सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल से हुई थी, यानी कि 319 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक चलता है गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य। इसी में सती प्रथा की शुरुआत हुई थी, और एक अभिलेख है जो कहलाता है एरण अभिलेख, एरण इंस्क्रिप्शन। और ये जो एरण अभिलेख है, ये गुप्त शासक भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था, और इसी भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। उल्लेख क्या मिलता है? उल्लेख ये मिलता है कि रामगुप्त नामक शासक का ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था गोपराज, और गोपराज जब युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, और जब गोपराज का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा था, तो उसी की पत्नी ने दुखी, फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस होकर अपने पति की जलती हुई चिता में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया। वही गोपराज की पत्नी भारत की सबसे पहली सती मानी जाती है, जिसका उल्लेख हमें एरण अभिलेख से मिलता है, जो कि भानुगुप्त नामक शासक के द्वारा लिखवाया गया। यहां से सती प्रथा प्रारंभ हुई। उसी को देखा देखी कुछ और महिलाओं ने भी ऐसा किया। पहले महिलाएं अपनी मर्जी से कर रही थी, फिर लोगों ने मदद करनी शुरू कर दी, एंड दैट बिकेम अ सिस्टम। उसे एक प्रथा बना लिया गया। लंबे समय तक ये प्रथा चलती रही। अब मुस्लिम शासकों का जब भारत में आक्रमण होना शुरू हुआ, तो सती प्रथा के साथ साथ अब जौहर प्रथा भी प्रचलित हो गई। जब एक मुसलमान राजा हिंदू राजा को पराजित करके उसकी हत्या किया करता था, तो उसके महल में जितनी भी महिलाएं हुआ करती थी, सबको अगवा कर लिया करता था। और खासकर राजपूत महिलाएं अपनी आबरू, अपनी अस्मत बजाने के लिए सारी की सारी महिलाएं सामूहिक रूप से आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया करती थी, जिसको हम जौहर सिस्टम या जौहर प्रथा कहते हैं, जो कभी अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ मिशन पर गया था तो रानी पद्मावती के द्वारा भी की गई थी। अब ये सती प्रथा भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई। ये केवल और केवल हिंदुओं में ही प्रचलित थी, लेकिन ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का एक सुल्तान आया, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने सती प्रथा को भारत में सबसे पहले प्रतिबंधित करने की कोशिश की। आपसे सवाल पूछेंगे, भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का सबसे पहले प्रयास किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। लेकिन ये सिर्फ कोशिश कर पाया, सती प्रथा को प्रतिबंधित नहीं कर पाया। भारत में सती प्रथा को सबसे पहले प्रतिबंधित किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश का ही एक सुल्तान था। लेकिन इसके बाद सती प्रथा फिर से शुरू हो गई। अब मुगल काल में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इसके बाद वो फिर से शुरू हो गई। तीसरी बार आकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के बाद सती प्रथा फिर से शुरू हो गई। फाइनली भारत के एक महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से ही 1829 में भारत से सती प्रथा का अंत हुआ।
और भारत से सती प्रथा का अंत किसने किया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले गवर्नर जनरल ने, जिसे हम जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नाम से। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसका कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक रहा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल, और यही भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कहलाता है, क्योंकि 1833 के चार्टर अधिनियम के ही तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत से सती प्रथा का अंत किया, लेकिन इसमें कंट्रीब्यूशन किसका भी है? राजा राम मोहन रॉय का भी है। कई बार एग्जाम में आता है कि बताइए भारत से सती प्रथा का अंत किसने किया है? तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं भारत से सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय ने किया है, लेकिन अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो आंसर करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब सती प्रथा से संबंधित चाहे कोई भी सवाल आ जाए, इस कॉन्सेप्ट से आप सारे के सारे सवाल कर लेंगे अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो। गुप्त साम्राज्य से सती प्रथा की शुरुआत हुई थी, जिसका सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमें ऐरण अभिलेख से मिला है। अगला सवाल, द फेमस सोर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर द प्रयाग प्रशस्ति इज ऑल्सो नोन एज डैश। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति के या प्रयाग प्रशस्ति को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो आप जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के द्वारा हरिशेन से लिखवाई गई थी, लेकिन कहां पर? अशोक के प्रयाग स्तंभ पर, जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो इलाहाबाद पिलर है, जो इलाहाबाद स्तंभ है, ये केवल और केवल समुद्रगुप्त से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले तो इसको किसने लिखवाया? अशोक ने लिखवाया। ये अशोक से संबंधित है। अशोक के बाद गुप्त काल में, भाई मौर्य काल में, इसे अशोक ने लिखवाया, लेकिन उसके बाद हरिशेन के द्वारा इसी स्तंभ में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई, जो किसके लिए थी? समुद्रगुप्त के लिए थी। और आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक था। इसके बाद मुगल काल में मुगल बादशाह जहांगीर के कोरोनेशन या जहांगीर के राज्याभिषेक के बारे में भी जानकारी हमें किसमें मिलती है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलती है। तो यानी कि इसका संबंध केवल और केवल अशोक और समुद्रगुप्त से नहीं, बल्कि जहांगीर से भी है। अगर कॉन्सेप्ट तैयार है आपके, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको सवाल सही करने से रोक दे। जीएस में सारा का सारा खेल ही कॉन्सेप्ट का है। आप एक टॉपिक से 1000 सवाल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल और केवल सवालों पर निर्भर है तो एग्जाम में नहीं पता कि आपसे क्या पूछ लिया जाए। और एग्जाम से क्या पूछ लिया जाएगा वो तभी पकड़ में आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। अब जिन लोगों ने ये बात पढ़ी होगी मुझसे, ऑब्वियसली मुझसे क्या किसी से भी दुनिया में, तो वो जानते होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। लेकिन जिसने एक भी बार नहीं पढ़ा है उसको ये भी बड़ा मुश्किल लग रहा होगा। तो लग रहा होगा कि यार ये क्या करा दिया। अगला सवाल, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हम सब जानते हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट हुआ करते थे, और बाणभट्ट के ही द्वारा 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं। एक कहलाती है हर्षचरित, बाणभट्ट के ही द्वारा लिखी गई है हर्षचरित, और दूसरी पुस्तक कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी के लेखक ही कौन माने जाते हैं? बाणभट्ट, जो कि कोर्ट पोएट हुआ करते थे, जो कि दरबारी कवि हुआ करते थे सम्राट हर्षवर्धन के। अगला सवाल देखिए भाई, हु अमंग द फॉलोइंग नवरत्नास फ्रॉम चंद्रगुप्त सेकंड कोर्ट रोट मंत्र शास्त्र? निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया
भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त सेकंड पहला शासक था जिसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। वैसे तो आपने केवल और केवल मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न सुने होंगे, लेकिन अकबर पहला शासक नहीं था जिसने अपने दरबार में नवरत्न रखे। चंद्रगुप्त द्वितीय के भी द्वारा नवरत्न रखे गए थे, जिसमें सबसे पहला था अमर सिंह, अमर सिंह। और आप जानते हैं अमर सिंह के ही द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिसे हम अमरकोश के नाम से जानते हैं। इसके बाद हरिशेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में भी दरबारी कवि हुआ करता था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा। एक प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी का नाम आपने सुना होगा। धन्वंतरी भी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। महाकवि कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। इसके अलावा शपणक भी नवरत्नों में से एक थे। इसके बाद वररुचि, इसके बाद वेताल भट्ट, और ध्यान रखेंगे वेताल भट्ट चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में एक मैजिशियन हुआ करता था, एक जादूगर हुआ करता था, और इसी के द्वारा लिखी गई थी मंत्र शास्त्र, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। मंत्र शास्त्र इसी के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा शंकु, और एक नाम याद रखेंगे वराह मिहिर। वराह मिहिर का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुआ करते थे। ये वो 9 लोग थे, ये वो 9 लोग हुआ करते थे जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। लेकिन मंत्र शास्त्र की रचना किसने की थी? वेताल भट्ट ने। कालिदास आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, विक्रम वंशियम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम जैसी सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? ऋतु संहारम, सब किसने लिखी है? महाकवि कालिदास ने लिखी है। कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर या शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल, द राइन ऑफ कुमार गुप्त फर्स्ट, द सन एंड सक्सेसर ऑफ डैश वॉज वन ऑफ पीस एंड रिलेटिव इनएक्टिविटी। डैश के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था। सबसे पहले है चंद्रगुप्त प्रथम, शासनकाल 319 से लेके 335। चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, जिसने 335 से लेके 375 तक शासन किया। उसके बाद समुद्रगुप्त का ही पुत्र हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने 380 से लेके 413 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद आया स्कंदगुप्त, जिसने 454 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन कुमार गुप्त का शासनकाल क्या था भाई साहब? तो ध्यान रखेंगे, कुमार गुप्त जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसे कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है, इसका शासनकाल 413 ईस्वी से लेके 454 ईस्वी तक रहा। इसका मतलब जस्ट आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि ये चंद्रगुप्त सेकंड का ही पुत्र हुआ करता था। और इसी ने 413 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इसी के शासनकाल को शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल कहा जाता है। समझ गए? आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन, विच किंग वॉज शोन ऑन हिज कॉइन्स एज अ वीणा प्लेयर? किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन है अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य का था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी मौर्य साम्राज्य का था।
अब बसते हैं समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। तो हम सब जानते हैं समुद्रगुप्त ही वो शासक है हु इश्यूड वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स, जिसके द्वारा वीणा वादन करते हुए चित्रित किए हुए सिक्के चलवाए गए। समुद्रगुप्त के ही सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। अगला सवाल देखिए, आफ्टर द विक्ट्री ओवर साकाज हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दोस्तों, मैंने अभी सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री हुआ करती थी प्रभावती या प्रभावती गुप्त। अब ये जो प्रभावती गुप्त थी ये विवाह करना चाहती थी रुद्रसेन सेकंड से, रुद्रसेन द्वितीय से, जो कि वाकाटक वंश का राजा था। लेकिन प्रभावती गुप्त से विवाह करना चाहता था एक और शासक जिसका नाम था रुद्रसेन थर्ड, रुद्रसेन तृतीय, और ये शक वंश का राजा था। रुद्रसेन तृतीय ने प्रभावती को परेशान करना शुरू किया तो प्रभावती ने इस बात की कंप्लेंट अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय से करी। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्रोध आया और उसने जाकर रुद्रसेन तृतीय की हत्या कर दी। लेकिन क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। रुद्रसेन तृतीय की हत्या तो की ही, लेकिन भारत से पूरे के पूरे शक वंश का ही अंत कर दिया चंद्रगुप्त सेकंड ने। और चंद्रगुप्त सेकंड टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ही क्यों धारण की? क्योंकि ईसा के जन्म से 57 साल पहले मालवा में एक शासक जिसका नाम विक्रमादित्य था, उसने शकों को निकालकर हराकर मालवा से निकाला था या उज्जैन से निकाला था। इसीलिए इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जिसका विक्रम आदित्य जैसा हो, जिसका विक्रम सूर्य देव जैसा हो, वही शासक क्या कहलाता है? विक्रमादित्य। जो कि भारत के इतिहास में सबसे पहला विक्रमादित्य कौन बना? चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड घटोत्कच द गुप्ता रूलर। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? तो मैंने आपको बताया गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। श्रीगुप्त के बाद आया घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र हुआ चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसने 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। आसान सा सवाल। अगला सवाल, रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ड द फेमस आयरन पिलर इन दिल्ली। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो ध्यान रखेंगे, गुप्त साम्राज्य या गुप्ता एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर, महानतम शासक हुआ, अभी अभी हमने चर्चा की है, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका शासनकाल 380 से लगभग 413 ईस्वी तक रहा और इसी ने अपने शासनकाल में एक लौह स्तंभ स्थापित किया था जिसे हम मेहरौली पिलर एडिक्ट के नाम से जानते हैं, जो कहलाता है मेहरौली स्तंभ लेख। इसे मेहरौली पिलर एडिक्ट या मेहरौली स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये एक आयरन पिलर है जो कि दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर है, जहां पर कुतुब मीनार है। ये कुतुब मीनार परिसर में ही है और इसकी सबसे खास बात यह है, इसको स्थापित करवाए हुए लगभग 1600 से भी ज्यादा साल हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कभी भी जंग नहीं लगा है, इस पर रस्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि इसमें ऐसी धातुओं को मिश्रित किया गया है ताकि वो लोहे को जंग ही ना लगने दें। तो कहने का मतलब ये पिलर का संबंध किससे हुआ? गुप्त साम्राज्य से। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पिलर है। अगर आपने दिल्ली का कुतुब मीनार विजिट किया है तो ये डेफिनेटली आपने देखा भी होगा, आज भी है। Which of the following offices was not held by the poet हरिशेन? निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिशेन के पास नहीं था? सबसे पहले है संधि विग्रहिक। तो गुप्त साम्राज्य में संधि विग्रहिक किसे कहा जाता था? युद्ध एवं शांति का मंत्री ही क्या कहलाता था? संधि विग्रहिक कहलाता था। उसके बाद है महादंड नायक, जो कि मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था गुप्त साम्राज्य में।
इसके बाद होता है नगर श्रेष्ठी, जो कि एक बैंकर या व्यापारी को कहा जाता था। और उसके बाद नंबर 4 में है कुमार अमात्य, जो कि प्रमुख मंत्रियों को कहा जाता था। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पद था जो कवि हरिशेन के पास नहीं था। अब कवि हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ करता था। ये युद्ध एवं शांति का मंत्री भी रहा, ये महादंड नायक भी रहा, ये कुमार अमात्य भी रहा, लेकिन ये कभी भी नहीं रहा नगर श्रेष्ठी, यानी कि ये कभी भी मुख्य बैंकर या व्यापारी गुप्त साम्राज्य में नहीं रहा। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एज सिंपल एज दैट। अगला देखिए, फाहियान बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। फाहियान ने अपने घर वापस लौटने के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से अपनी यात्रा शुरू की थी। प्रसिद्ध चीनी फाहियान, जो कि 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। ये ऐसा कहते हैं कि ये पैदल यात्रा करते हुए चीन से आया था भारत तक, लेकिन जब ये वापस लौटा तो पानी के जहाज से इसने चीन की तरफ वापस यात्रा की। कहां से? बंगाल से। अगर पानी के जहाज से करेगा तो स्वाभाविक सी बात है बंगाल, क्योंकि बंगाल में ही बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। अगला सवाल, समुद्रगुप्तास मदर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गण। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थे। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए समुद्रगुप्त के पिता का नाम। समुद्रगुप्त का पिता चंद्रगुप्त प्रथम हुआ करता था, जिसने 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया, और इसी की पत्नी इसने विवाह किया था कुमार देवी से। और ये जो कुमार देवी थी, शी वॉज अ लिच्छवी प्रिंसेस, ये एक लिच्छवी राजकुमारी थी, यानी कि लिच्छवी गण की राजकुमारी थी। और कुमार देवी का ही पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का अगला शासक 335 से लेकर 375 तक। अब खुद बता दीजिए भाई साहब, समुद्रगुप्त की माता इनमें से किस गण की थी। ये लिच्छवी वंश की थी, ये लिच्छवी गण की थी। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है कौलीय वंश। कौलीय वंश की महामाया हुआ करती थी, और आप जानते हैं महामाया कौन थी? बुद्ध की माता। सिद्धार्थ या बुद्ध की माता महामाया कौलीय वंश की हुआ करती थी। उसके बाद दिया है शाक्य, तो भाई गौतम बुद्ध खुद शाक्य गण के क्षत्रिय हुआ करते थे, इसीलिए तो इनको शाक्य मुनि कहा जाता है। लिच्छवी वंश की महावीर स्वामी या वर्धमान की माता त्रिशला भी हुआ करती थी। और लास्ट में दिया है वज्जी, तो आप जानते हैं 16 महाजनपदों में एक वज्जी महाजनपद भी हुआ करता था, जो 8 राज्यों का एक संघ हुआ करता था, जिसकी कैपिटल वैशाली हुआ करती थी। जिसकी कैपिटल वैशाली हुआ करती थी। क्लियर है बात? अगला देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म विथी रेफर्ड टू अ और एन। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विथी शब्द का संदर्भ किससे था? पूछा गया है क्या ये एक एलिफेंट्री यूनिट थी, क्या ये एक हाथी इकाई थी, क्या ये एक प्रशासनिक इकाई थी? सबसे पहले है एलिफेंट्री यूनिट या हाथी इकाई, उसके बाद है प्रशासनिक इकाई, उसके बाद है राजा के निजी रक्षक, और उसके बाद है सैनिक। तो ध्यान रखेंगे ये गुप्त साम्राज्य की एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी, प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी, जिसको विथी कहा जाता था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स मैरिड अ गर्ल फ्रॉम द लिच्छवी क्लैन। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? अभी अभी हमने बात की है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही विवाह किया था कुमार देवी से, और ये कुमार देवी ही
लिच्छवी वंश की राजकुमारी हुआ करती थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन? इनमें से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि हर्षवर्धन, जिसे एक साहित्यकार राजा भी कहा जाता है, इसी के द्वारा लिखे गए हैं नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। लेकिन विक्रम वंशियम सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा नहीं बल्कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज विक्रम वंशियम। नेक्स्ट, पुलकेशिन सेकंड assumed the title of दक्षिणापतेश्वर, लॉर्ड ऑफ द साउथ, आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया? पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पथेश्वर या दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी? दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उत्तर में पुष्यभूति वंश का राजा सम्राट हर्षवर्धन हुआ करता था और सम्राट हर्षवर्धन का ही समकालीन दक्षिण में बादामी के चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन सेकंड हुआ करता था। और एकमात्र पुलकेशिन सेकंड ही वो रूलर है जिसने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। और हर्षवर्धन के साम्राज्य को दक्षिण भारत की तरफ रोका था या बढ़ने से रोका था, इसीलिए उसने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला सवाल, पुष्यभूति डायनेस्टी आफ्टर प्रभाकर वर्धन स्ट्रेंथेंड इट्स पोजीशन इन द रीजन्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी? इन्होंने हूणों को पराजित किया था। भाई मौखरी वंश तो कन्नौज में हुआ करता था, मैं पहले भी बता चुका हूं। चालुक्य वंश दक्षिण भारत के बादामी में हुआ करता था। और मैत्रक वंश की बात करें तो यह गुजरात में हुआ करता था। लेकिन यहां पर पूछा है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में हूणों को पराजित करके ही प्रभाकर वर्धन ने पुष्यभूति वंश की स्थिति को मजबूत किया। इसीलिए पुष्यभूति वंश की कैपिटल थानेश्वर हुआ करती थी। और आप जानते हैं थानेश्वर ही वर्तमान में कहां पर है? हरियाणा में है। नेक्स्ट, थानेश्वर वेयर द वर्धन डायनेस्टी रूल्ड अराउंड द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ डैश? थानेश्वर जहां वर्धन राजवंश ने शासन किया, वर्तमान में कौन सा राज्य है? अभी अभी हमने बात की, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है थानेसर नामक स्थान, वही कभी थानेश्वर कहलाता था। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स डिड ध्रुव सेन सेकंड अटेंड हर्षाज असेंबली एट प्रयागराज? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुव सेन द्वितीय, जो कि मैत्रक वंश का राजा हुआ करता था, प्रयाग में इलाहाबाद में हर्षवर्धन की सभा में शामिल हुआ था? अभी थोड़े क्वेश्चंस पहले भी मैंने आपको ये बताया कि मैत्रक वंश का सबसे प्रमुख शासक ही कौन माना जाता है? ध्रुव सेन सेकंड। और जब इलाहाबाद में हर्षवर्धन के द्वारा एक सभा का आयोजन करवाया गया था तो इसने भी उसको जाकर अटेंड किया था। ये बात हमें किससे पता चलती है? हुएन सांग से। हुएन सांग वही फेमस चाइनीज ट्रैवलर है जो कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 629 ईस्वी में, और लगभग 17 ईयर्स, लगभग 17 वर्ष तक ये भारत में रहा। इसी के द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई जो कहलाती है सी यू की, जिसका मतलब है द लाइफ। और हुएन सांग के ही द्वारा ये बताया गया कि ध्रुव सेन सेकंड के ही द्वारा हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित करवाई गई सभा को भी क्या किया गया था? अटेंड किया गया था। अगला सवाल, हु सेंट एन एनवॉय टू द चाइनीज कोर्ट इन 641 AD? निम्नलिखित में से किसने 641 ईस्वी में चीनी दरबार में अपना दूत भेजा था? तो हम सब जानते हैं सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 तक रहा और इसी के द्वारा अपना एक दूत मंडल चीन भेजा गया और फिर चीन के द्वारा अपने 3 दूत भेजे गए थे हर्षवर्धन के दरबार में। आफ्टर अबाउट 75 years ऑफ हर्षवर्धन्स डेथ, डैश रोज टू पावर इन कन्नौज।
हर्षवर्धन की मृत्यु के लगभग 75 वर्ष के बाद किस शासक ने कन्नौज की सत्ता को संभाला था? ऑप्शंस है यशोवर्मन, यादगिरी महेंद्र वर्मन या पुलकेशिन सेकंड पुलकेशिन द्वितीय। ही वॉज यशोवर्मन, जो कि शासन किया करता था कन्नौज पर। अगला सवाल, What was the period of हर्षवर्धन राइन? हर्षवर्धन का शासनकाल क्या है? अभी अभी मैंने लिखा 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश में शासन किया सम्राट हर्षवर्धन ने। और ना केवल शासन किया, आप जानते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के ही द्वारा अपनी पहली राजधानी थानेश्वर को और दूसरी राजधानी इसने अपनी कन्नौज को बनाया था। अगला सवाल, किंग शशांक अगेंस्ट हुम हर्षवर्धन डिक्लेयर्ड वॉर वाज अ रूलर ऑफ द डैश किंगडम। आप जानते होंगे हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री हुआ करती थी, जो कि कन्नौज के राजा गृहिवर्मन की पत्नी हुआ करती थी। उसी पर अधिकार करने के लिए देवगुप्त, जो कि मालवा का शासक था, और शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण करके गृहिवर्मन की हत्या की थी। और शशांक हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री को अगवा करके अपने साथ बंगाल ले गया। बंगाल का मतलब ये गौड़ का शासक हुआ करता था। बाद में हर्षवर्धन के द्वारा ही इसको पराजित करके अपनी बहन राज्यश्री को उसने फिर से बसाया, कहां पर? कन्नौज में, और कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी या सेकंड कैपिटल घोषित किया। अगला सवाल, विद रेफरेंस टू मेडिवल हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी कॉल्ड द इंपीरियल चोलास वाज विजयालय। शाही चोल कहे जाने वाले चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। यह बात बिल्कुल ठीक है। विजयालय के द्वारा ही चोल साम्राज्य की स्थापना की गई है दक्षिण में। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज विच रूल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया वाज गुर्जर प्रतिहार। उत्तरी भारत में शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक गुर्जर प्रतिहार थे। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कन्नौज में शासन किया था कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष को जीतने के बाद। उसके बाद है पालाज रूल्ड इन वेस्टर्न इंडिया एंड राष्ट्रकूटाज रूल्ड इन साउदर्न इंडिया इन दी अर्ली ईयर्स 750 to 1000। आरंभिक वर्षों 750 से 1000 में पालों ने पश्चिमी भारत में, पाल वंश पश्चिमी भारत में था जी नहीं, पाल तो बंगाल का राजवंश था जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी। और राष्ट्रकूटों की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं राष्ट्रकूट दक्कन में शासन किया करते थे। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। 1 and 2 ओनली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है केवल पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही सत्य है। अगला सवाल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ चोला रूलर्स राज फर्स्ट रूल्ड फ्रॉम 985 AD टू डैश। तो आप जानते हैं राज चोल या राज प्रथम का शासनकाल 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक रहा था, जो कि चोल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। परांतक द्वितीय का पुत्र था, यानी कि जिसे सुंदर चोल कहा जाता था, ये उसी का पुत्र था। अरेमूली वर्मन इसका वास्तविक नाम था और ये शासक राज प्रथम के नाम से बना था। इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी है, तमिल मूवी मणिरत्नम ने बनाई है, पोनियन सेल्वन। इसको पोनियन सेल्वन भी कहा जाता है। तो पोनियन सेल्वन 2 पार्ट्स में एक मूवी है, PS1 एंड PS2। तमिल मूवी इसी के ऊपर आधारित है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज द एम्बलम ऑफ द चोला एम्पायर या चोला डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? याद कीजिए संगम पीरियड। संगम पीरियड में हमने चेर, चोल और पांड्य राज्य के बारे में बात की थी, जिसमें चोलों का लोगो हुआ करता था या राज्य की प्रतीक चिन्ह हुआ करता था बाघ, टाइगर। नेक्स्ट, बृहदीश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चोला एम्परर्स। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? तो ध्यान रखेंगे, राज चोल अभी अभी बात की थी 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक, इसी के द्वारा तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग चोला एम्परर्स डिफीटेड द पांड्य किंग
मारवर्मन राज सिंह द्वितीय इन द बैटल ऑफ वेल्लोर, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वेल्लोर की लड़ाई में पांडे राजा मारवर्मन राज सिंह द्वितीय को हराया था? ही वॉज परांतक फर्स्ट। चोल साम्राज्य का ही एक शासक हुआ जिसे हम परांतक प्रथम के नाम से जानते हैं, इसी के द्वारा पराजित किया गया था पांड्य शासक मारवर्मन राज सिंह द्वितीय को। अगला सवाल, नेम द चोला इंस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइडेड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन द चोला एम्पायर। उस चोल अभिलेख का नाम बताइए जिसमें चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन में सभा के आयोजन के तरीके का विवरण किया गया है। तिरुनंथीकराई अभिलेख, तिरुवलंगडू अभिलेख, दर्शनम कोप्पू अभिलेख या उत्तर मेरूर अभिलेख, दैट इज नोन एज उत्तरी मेरूर अभिलेख, जहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल, इन द 11th century the army of which of the following chola reached upon या up to गंगा to invade Bengal? 11वीं शताब्दी में इनमें से कौन सा चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तट तक पहुंच गई थी? ही वॉज राजेंद्र चोल। ये लीजिए, ही वॉज राजेंद्र प्रथम, वो था राजेंद्र चोल। और ध्यान रखेंगे इसने गंगई कोंड चोल के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने बंगाल और बिहार में जाकर पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। ही डिफीटेड महिपाल ऑफ पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल एंड बिहार। नेक्स्ट, अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन्वेडेड मलाया टू लिबरेट देयर ट्रेड विद चाइना? निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? चोलों के द्वारा यह आक्रमण किया गया था। अगला सवाल, सभा एंड उर, टू काइंड्स ऑफ विलेज असेंबलीज आर रेफर्ड टू इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? सभा और उर के बारे में पूछा गया है। ये किस राजवंश की दो प्रकार की असेंबलीज या परिषद हुआ करती थी? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले उर, जो कि ग्रामीण लोगों की सभा कहलाती थी। ग्रामीण लोगों की सभा को ही उर कहा जाता था। और दूसरा ध्यान रखेंगे, सभा, ये बेसिकली गांवों का एक सदन हुआ करता था जो ब्राह्मणों द्वारा स्थापित था। इसे ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित किया गया था। सो द राइट आंसर इस चोला एम्पायर, ये चोल साम्राज्य की दो विलेज असेंबलीज हुआ करती थी। अगला सवाल, ब्रह्मदेव अ टाइप ऑफ लैंड ड्यूरिंग द चोला पीरियड वाज द डैश। चोल काल में या चोल काल के दौरान डैश को ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। तो ध्यान रखेंगे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ही क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव कहा जाता था, जो कि चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला सवाल, द ऐरावतेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु वॉज बिल्ट बाय। तमिलनाडु के ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखेंगे, भगवान शिव को समर्पित ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राज चोल द्वितीय के द्वारा करवाया गया था अपने शासनकाल में। द टर्म वेटी इन चोला एम्पायर इज रिलेटेड टू डैश। चोल साम्राज्य में वेटी शब्द किससे संबंधित था? आंशिक भुगतान यानी कि पार्ट पेमेंट्स, आर्मी यानी कि सेना, फोर्स्ड लेबर जबरन श्रम, या गोल्ड कॉइन्स या सोने के सिक्के। तो ध्यान रखेंगे, चोल साम्राज्य में फोर्स्ड लेबर के लिए
या जबरन श्रम के लिए ही वेट्टी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ विच चोला किंग। आपसे पूछा गया है कि बताइए सुल्तान महमूद गजनवी किस चोल साम्राज्य के शासक का समकालीन हुआ करता था। तो आप जानते होंगे चोल शासक राजेंद्र प्रथम, जो कि राजराज प्रथम के बाद शासक बना, इसका शासनकाल 1014 से लेकर 1044 तक था। इसका मतलब इसी के समकालीन था महमूद गजनवी। अगला, इन द अर्ली 11th century the Chola king Rajendra I built a Shiva temple and filled it with a sun pedestal seized from the dash। 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया और इसे डैश ने या डैश से जब्त सूर्य पीठिकाओं से भर दिया। ध्यान रखेंगे वो सूर्य पीठिका किससे प्राप्त हुई थी? चालुक्यों से, क्योंकि उस समय चालुक्य वंश भी दक्षिण भारत में शासन किया करता था। अगला, who among the following belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur captured the Kaveri delta from the Muttarayar in middle of the 9th century। निम्नलिखित में से कौन उरैयूर के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियर को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया, यानी कि चोल साम्राज्य की स्थापना की। ही वॉज नन अदर देन विजयालय। विजयालय के ही द्वारा चोल साम्राज्य को स्थापित किया गया था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वाज ग्रोन एज अ टेम्पल टाउन ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर चोल वंश के शासन के दौरान मंदिर नगर के रूप में विकसित हुआ? ऑप्शन दिए हैं, अजमेर तो राजस्थान में है, अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज भिल्ल स्वामिन। क्योंकि चोल साम्राज्य की बात हो रही है, अजमेर तो राजस्थान में है, वहां पे तो चोल साम्राज्य था ही नहीं। अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो हमें ऑड वन आउट करना है, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज भिल्ल स्वामिन। अगला सवाल, Which of the following territories to the south and north were made part of Chola kingdom by the successors of the ruler Vijayalaya? शासक विजयालय के उत्तराधिकारियों द्वारा दक्षिण और उत्तर में निम्नलिखित में से किससे संबंधित क्षेत्रों को चोल राज्य का हिस्सा बना लिया गया? क्वेश्चन नंबर 49। जल्दी से बताइए कौन देगा इसका सही उत्तर। तो ध्यान रखेंगे, चोल उत्तराधिकारियों के द्वारा पांड्यन राज्य और पल्लव राज्य को मिलाकर चोल साम्राज्य में मिला लिया गया था। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, विच डायनेस्टी ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। किस राजवंश की कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई जाती थी? मेटल कास्टिंग और मोम का इस्तेमाल करके, वैक्स का इस्तेमाल करके चोल साम्राज्य में कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी और भारी और प्रचुर मात्रा में हमें कांसे की मूर्तियां चोल साम्राज्य से मिली है। तो दोस्तों इस सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि गुप्त काल, जो कि वर्धन वंश और चोल साम्राज्य से संबंधित है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।